गुस्से में एरिक अपने टीममेट्स पे चिल्लाता है कि इतना एटीट्यूड मत दिखाओ और रे पे हमला करो। लेकिन डर तो खुद एरिक के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो लाल बाल वाले लड़के से फाइट शुरू ही नहीं कर पा रहा। फिर भी रे खुद उसकी तरफ कूद जाता है उसे अकेले ही संभालने के लिए। मौत के डर से एरिक जोर से चिल्लाकर उसे दूर रहने को कहता है और डर के मारे रोने लगता है। तभी अपना हीरो उसका हाथ ऐसे मरोड़ता है कि उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है और उसके पैरों में भी चोट आ जाती है। रे को प्लेयर्स की ऐसी धुलाई करते देख थर्ड ईयर का स्टूडेंट जैगरी उस लाल बाल वाले लड़के की पावर से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन नाय को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बेरहम हो रहा है। नाय आगे कहता है कि ये कंपटीशन तो स्टूडेंट्स की टेक्निक्स देखने के लिए रखा गया था, लेकिन ये तो राय के लिए बेरहम बनने का एक मौका बन गया। खैर उन्हें ये पता नहीं लगता कि सेकेंड ईयर वालों ने मिलकर अपने मेन कैरेक्टर को हराने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वो फेयर लड़ रहा है और उनकी बैंड बजा रहा है। नाई नोटिस करता है कि जब भी वो लाल बाल वाला लड़का प्लेयर्स पर अटैक करता है तो दुश्मन की हेल्थ सिर्फ 20 पॉइंट्स ही कम होती है, और उसे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ सिल्विया और इयन चिंता में हैं क्योंकि प्लेयर्स को चोट लग रही है, लेकिन गैरी अपनी हाथ बांधकर कहता है कि इनके साथ यही होना चाहिए था। ये सोचते हुए कि वो सब मिलकर रेप पर अटैक कर सकते थे, गैरी एकदम सीरियस लुक के साथ कहता है कि ऐसे घटिया प्लान से वो उसके खिलाफ जीत ही नहीं सकते। इसी बीच राय प्लेयर्स को मारना और उनके हाथ तोड़ना जारी रखता है, जिससे उनकी हेल्थ 20 पॉइंट्स कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपने हीरो को रोकना नामुमकिन है। डैन ये देखकर हैरान है और सोचता है कि क्या किसी भी प्लेयर को चीज इस्तेमाल करना नहीं आता। सिल्विया उसे बताती है कि वो चीज इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन रे इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा। भीड़ में लोग रे के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वो इतना बेरहम क्यों हो रहा है, और बकवास करते हैं कि वो बिल्कुल गंवार लग रहा है और एक नाइट जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। उनमें से एक कहता है कि उस जैसे बंदे को तो पहली बार में ही हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए था। जैसे ही वो लाल बाल वाले लड़के के बारे में ये फालतू बातें बोलते हैं, रे की आंखें उन पर टिक जाती हैं और वो उन्हें ऐसी मौत भरी निगाह से देखता है जैसे उन्हें जिंदा ही खा जाएगा। उसकी निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके वो लोग जिन्होंने उसके बारे में बकवास की थी, उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ देख सकते थे, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उनकी बातें सुन ली। लोकी तो सोचता है कि वो कोई राक्षस है। इसके उलट बड़ों में से एक सुझाव देता है कि उन्हें लाल बाल वाले लड़के को रोकना चाहिए, लेकिन एल्डर वॉन बीच में आकर कहते हैं कि रे को रोकने का कोई सही रीजन नहीं है, और ये भी कहते हैं कि जब सब मिलकर उस पर टूट पड़े थे तब तो किसी ने उन्हें नहीं रोका। चलो कम से कम किसी ने तो एक बार दिमाग इस्तेमाल किया। बड़े बुजुर्ग चिंता जताते हैं कि रे शायद दूसरे स्टूडेंट्स को मार देगा, लेकिन एल्डर वॉन को पूरा भरोसा है और वो सोचते हैं कि उनके हिसाब से लाल बाल वाला लड़का एक स्मार्ट कदम उठा रहा है ताकि वो लोग दोबारा उस पर ग्रुप में अटैक न कर सके। ये बताते हुए कि राय उनका स्टूडेंट है, वैन ये भी कहता है कि अगर कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदारी लेगा। ये सुनकर सब बड़े बुजुर्ग शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वैन को भी चिंता हो रही थी कि रे थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। थर्ड ईयर के ऑडियंस में थर्ड रैंक्ड नाइट चेरी मानती है कि टॉप 5 पहले से ही कंफर्म हो चुके हैं। फिर वो हैरी डेलबरी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये शर्म की बात है कि उसका भाई सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो गया। इस बात पर हंसते हुए हैरी कहता है कि ये अच्छी बात है। वो बात को संभालते हुए कहता है कि उसके पिता उसके छोटे भाई को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं। दूसरी तरफ रूममेट गैंग यानी सेकेंड ईयर वाले, जिसमें मार्था, कायल, ट्विन्स और राय हैं, कंपटीशन में लीड ले रहे हैं क्योंकि वो कमाल के तरीके से दुश्मनों को हथियारहीन कर रहे हैं, जबकि प्लेयर्स दर्द से चिल्ला रहे हैं। एरिक, वो चमचा, राय को गंदा कुत्ता कहता है और उसे इंतजार करने को कहता है जब तक वो उसे मार न दे। गुस्से में एरिक लाल बाल वाले लड़के को चेतावनी देता है कि उसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे मौका मिला तो वो उसे और उसके माता पिता दोनों को खत्म कर देगा। उसके माता पिता का नाम लेते ही उस लड़के को समझ आ गया कि उसने रे के पेरेंट्स के बारे में बुरा बोलकर बहुत बड़ी गलती करती है। उसी पल राय अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जबकि टूटा हुआ और लाचार एरिक उसे वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि वो अपने टूटे हुए हाथ पैरों के साथ भाग भी नहीं सकता। इसके साथ अपना हीरो उसका सर पकड़ लेता है और बड़े बुजुर्ग अब पक्का मान लेते हैं कि वो सिल्वर बाल वाले लड़के को जरूर मार देगा। उसे खंजर जैसी आंखों से घूरते हुए राय साफ कहता है कि एक नाइट बनने के बारे में सोचना भी मत, और इसके साथ वो अपनी मैना एक्टिवेट कर देता है। ऐसा लगता है कि अपना हीरो एरिक की मैना को सोख रहा है, क्योंकि वो लड़का धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच एरिक घबरा जाता है क्योंकि उसकी मैना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और तभी राय उस पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी हेल्थ पॉइंट 0 हो जाती है, जब बेचारा एरिक एक अच्छी पिटाई के बाद जमीन पर बेजान पड़ा होता है। बड़े बुजुर्ग मान जाते हैं कि एल्डर वॉन रे के बारे में सही थे, क्योंकि उसने दूसरे स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाना जारी नहीं रखा। उसी पल एल्डर वॉन राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो रे और उसके गुस्से वाले पलों को लेकर बहुत चिंतित थे।
फिर भी वो हंसते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि उनके लड़के ने कम से कम उनके हाथ पैर तो तोड़ना बंद कर दिया। एक ही पल में एक तीर रे की तरफ तेजी से आता है, जिसे वो बिना हिले डुले डॉज कर लेता है और पता चलता है कि ये एक लड़की नाइट है जो उसे चेतावनी देती है कि वो उस लड़के को छोड़ दे जिसे राय ने पकड़ा हुआ है। जबकि वो उस लड़के को मारकर जमीन पर फेंक देता है, लड़की उस पर तीर चलाती रहती है, लेकिन रे उन्हें ऐसे डॉज करता रहता है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर लड़की थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि लाल बाल वाला लड़का उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा है। आखिरकार उसके पास तीर खत्म हो जाते हैं और अपना हीरो मौके का फायदा उठाकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। जब वो उसकी मैनर सोखने लगता है, भीड़ में से कोई उस पर चिल्लाता है कि वो रुक जाए। उसे मॉन्स्टर बुलाते हुए वो आदमी कहता है कि मेरी बेटी से हाथ हटाओ, जबकि दूसरे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अब ऊपर गया तो सैरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये जानकर कि भीड़ में खड़ा आदमी उसका पिता है, रे को अपने पिता की यादें आने लगती हैं और वो सोचता है कि उसका क्या, उसके पिता ने देश के लिए इतना कुछ किया और इतने लोगों को बचाया, लेकिन सबसे बुरा उसके साथ ही हुआ। जैसे ही सारी दर्दनाक यादें उसके दिमाग में आती हैं, उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा याद आती है कि उसकी माँ उसे मार दे, क्योंकि प्लेग ऑफ शैडोज ने उस पर कब्जा कर लिया था। इसे सोचते ही वो होश में आता है। राय गुस्से में अपने दांत पीसता है और उसे और जोर से पकड़ लेता है, जब अचानक कोई उसे एक चेन से रोकता है। पता चलता है कि ये काइल है, जो राय को मेटल की चेन से उसका हाथ पकड़कर रोकता है। अपनी आंखों में एक डरावने लुक के साथ वो काइल और मार्था से पूछता है कि वो उसे क्यों रोक रहे हैं। उनके हेल्थ पॉइंट्स कम होने के बावजूद काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सैरा एक मासूम लड़की है, इसलिए उसे इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, और मार्था कहती है कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इसी बीच ट्विन्स स्लॉथ और बैजर उस लड़की को बचाने के लिए आगे आते हैं और राय को कहते हैं कि वो हद पार कर रहा है, और जोर देखा कहते हैं कि जिन बदमाशों ने उस पर ग्रुप में अटैक करने की कोशिश की थी, उन्हें सजा मिल चुकी है। दूसरा ट्विन उसे एक जेंटलमैन बनने को कहता है और उसी पल अपना हीरो एक कदम पीछे ले लेता है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब उसके रूममेट्स ने उसका साथ दिया था, जब वो सबसे बुरे दौर में था। अपना सर पकड़कर वो खुद से पूछता है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, और अपने अंदर इतना दर्द लिए वो एक चीख मारता है और उनसे पूछता है कि वो उसके बारे में जानते ही क्या है। जबकि उसकी चीख से एक बवंडर सा बन जाता है। अचानक राय अपना कंट्रोल खोने लगता है जब गुस्सा उस पर हावी हो जाता है, और वो उन्हें चैलेंज करता है कि अगर वो उसे रोकना चाहते हैं तो उससे लड़ो। पागलपन में रे काइल की मेटल चेन को अपनी तरफ खींचता है, उसे अपने पास लाते हुए। बिना किसी झिझक के अपना हीरो काइल के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके हेल्थ पॉइंट्स कम हो जाते हैं। अपने होश में ना होते हुए वो काइल को सलाह देता है कि अगर वो उसे हराना चाहता है तो उसे अपनी ची पर फोकस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी मार्था उस पर 3 तीर चलाती है जो ची में लिपटी हुई हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसे डॉज कर लेता है जैसे पार्क में घूम रहा हो, और तीरों को पकड़ लेता है। ये देखकर मार्था हैरान रह जाती है कि उसने नंगे हाथों से तीर पकड़ लिए। उसी पल रे वो जलते हुए तीर मार्था की तरफ फेंकता है, जो एकदम तेज स्पीड से जाते हैं। जैसे ही वो उनसे बचने की कोशिश करती है, अपना हीरो उस पर एक वार करता है और उसे सलाह देता है कि अगर वो उसे हराना चाहती है तो झिझके नहीं। ऐसा लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर के पास अपने रूममेट्स को पिटाई करते वक्त उन्हें सिखाने का भी टाइम है। बेचारी मार्था भी जमीन पर गिर जाती है और अपना हीरो उसे कहता है कि वो उसकी मूवमेंट का अंदाजा लगाना सीखे, ना कि ये देखे कि वो कहाँ खड़ा है। जल्द ही स्लॉथ और बैजर को लगता है कि रे ने अपने दोस्तों को बहुत मार लिया, और वो उस पर पीछे से हमला करते हैं। जैसे ही आग अंदर से निकलती है, रे के पागलपन वाली पावर जमीन तोड़ देती है और ट्विन्स पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो एक जोरदार ताकत से दूर फेंक दिए जाते हैं। जबकि ट्विन्स ठीक लगते हैं, राय उन्हें सलाह देता है कि वो अपनी चाल प्लान करें, और जैसे ही ट्विन्स एक और हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, वो उनसे कहता है कि अपना टाइम बर्बाद ना करें, और उन पर हमला कर देता है। वो उन दोनों को मारता है और वो दर्द में जमीन पर पड़े दिखते हैं। ये डरावना नजारा देखकर सैरा मौत के डर से कांप जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो मान लेती है कि रे बेहद ताकतवर है। दूसरी तरफ जैसे ही भीड़ ये सब देख रही है, वो हैरान है कि वो कितना स्ट्रांग है। उन्हें लगता है कि लाल बाल वाले लड़के का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल एक राक्षस की तरह। दूसरी तरफ थर्ड ईयर नाई सोचता है कि अगर लाल बाल वाला लड़का रे टॉप 5 में नहीं भी पहुंचा तो टॉप 5 वाले जरूर कुछ अलग ही होंगे। इसी बीच इयान और डैन लोकी पहले ही हार मान चुके हैं। इसके बाद हराने के लिए सिर्फ एक प्लेयर बची है, सैरा, और राय तुरंत उसके पास जाता है। डर से कांपते और उसके पैर थरथराते वो पहली ही हार मान लेती है और जानती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं हरा सकती। इसी बीच उसका हाथ ची से ढका हुआ है और सैरा का पिता चिल्ला रहा है, जजिस से उसे रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़का उसकी बेटी को मार देगा। सबको हैरान करते हुए अपना हीरो आखिरकार होश में आ जाता है और सैरा के सर पर हल्के से छूता है, जिससे उसके हेल्थ पॉइंट्स कम हो जाते हैं और वो
उससे माफ़ी भी मांगता है। सेरा कंफ्यूज हो जाती है जब वो चली जाती है और उसके पिता के साथ भीड़ में दूसरे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कंपटीशन बस ऐसे ही खत्म हो गया और लड़के ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें 5 क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स जीतते हैं, जिसमें मार्था रेस, स्लॉथ, बैजर और काइल शामिल हैं। कुछ पल बाद अपना हीरो अरीना से चला जाता है और जजेस सबको आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो 3rd ईयर वालों के लिए बैटल रॉयल जारी रखेंगे। दोपहर में बड़े बुजुर्ग रे के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड है और उनमें से एक मानता है कि अगर वो किसी दिन रैम्पेज पर चला गया तो बहुत कम लोग उस लड़के को रोक पाएंगे। लेकिन एल्डर वॉन उसके बचाव में बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि राय बहुत से लोगों को बचा पाएगा। इस दौरान नाइट गिलबर्ट मास्टर एल्डर के कान में धीरे से कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को चेक किया और ये मैना की कमी थी। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जल्द ही ची का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें यकीन नहीं है कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। ये सुनकर मास्टर एल्डर इस बारे में आगे बात न करने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास पहले ही बहुत कुछ सोचने को है। रे का इशारा करते हुए ट्रेनिंग रूम के अंदर तलवार टकराने की आवाज़ कमरे में गूंजती है और स्टूडेंट्स दूसरे साल वालों के दोपहर में ट्रेनिंग में मेहनत करने के बारे में बात करते हैं। पता चलता है कि ये गैरी है जो एक पुतले के साथ जोर से लड़ रहा है और कई हमलों के बाद वो 12वीं लेवल पार कर लेता है और पुतले को हरा देता है। सांस लेते हुए गैरी अपनी ट्रेनिंग से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो रे जितना स्ट्रांग बनने के लेवल पर पहुंचना चाहता है। उसे फिर सरकाई की याद आती है, जिन्होंने उन्हें अमीर परिवारों के बारे में बताया था जो टूर्नामेंट देखने आते हैं और अगर वो टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं तो वो नाइट स्टूडेंट्स को नोटिस करेंगे और जब वो अकेडमी छोड़ेंगे तो नाइट्स उनके गार्ड में से एक बन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी डील है। इसके बारे में सोचते हुए गैरी आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो जो चाहता है उसके लिए काफ़ी नहीं है। उस गोल्डन बाल वाले लड़के को इतने जोशीले इरादे से लड़ते देख चेरी गैरी को पहचान लेती है, क्योंकि वो दूसरे साल वालों में पहले स्थान पर है और हैरी से पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हैरी कहता है कि दूसरा वाला उस पर ज्यादा सूट करता है, पुतले का इशारा करते हुए, जबकि चेरी गैरी के पीछे पागल है, कहती है कि लड़के का चेहरा अच्छा है और उसे हैरी की याद दिलाती है, जबकि वो हैरी के साथ सहमत होती है कि लड़का बेहतर कर सकता है। हैरी पुतले की तरफ बढ़ता है और अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ वो लेवल 12 एक्टिवेट करता है। बिना ज्यादा मूवमेंट के वो एक ही जगह खड़े होकर पुतले से लड़ता है और अपनी तलवार को बस एक बार झटकता है। जैसे ही वो तलवार मारता है, उसके हमले ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं। जबकि हैरी प्रभावशाली ढंग से पुतले को हराकर लेवल 12 पार कर लेता है, गैरी नोटिस करता है कि उसने उसकी सारी मूवमेंट्स कॉपी कर ली। इसके बाद हैरी कहता है कि ये उतना मुश्किल नहीं लगता और गैरी समझ जाता है कि वो लड़ना चाहता है। चेरी उनके हाथों में एक शो देखकर उत्साहित हो जाती है और स्टूडेंट्स एक क्रॉस ग्रेड फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी पल सिल्विया गैरी को ढूंढने के लिए तेजी से आती है और उसे कहती है कि एक अच्छी जगह ले लो, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला है। उसे हाथ से खींचकर ले जाती है। जब बेचारा गैरी उसके द्वारा खींचा जा रहा होता है, वो उससे रुकने के लिए कहता है, जबकि हैरी थोड़ा सा हंस देता है। उसे बाहर खींचकर गैरी उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका, और सिल्विया उसे बेवकूफ बुलाते हुए उसे कुछ समझदारी देती है। कहती है कि अगर वो रिंग के बाहर लड़ता तो उसका हिस्सा लेने का अधिकार रद्द हो सकता था। गैरी को एहसास होता है कि वो सही है और लड़की इस बात की पुष्टि करती है कि वो जानती है कि वो जीत सकता है और उसमें क्षमता है, लेकिन उसे अभी शांत रहना होगा। जैसे ही दोपहर का राउंड शुरू होने वाला होता है, सिल्विया उससे पूछती है कि क्या उसने राय को देखा है, लेकिन गैरी मना कर देता है और कहता है कि वो पहले राउंड के तुरंत बाद गायब हो गया। अचानक वो किसी को बात करते हुए सुनते हैं और ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कौन है। उन्हें हैरानी होती है कि ये रे है जो सर विनफर्ड से बात कर रहा है। इसी बीच गैरी सोचता है कि वो एक साथ क्या कर रहे हैं। उसी पल अपना हीरो कन्फेस करता है कि वो अब और कम्पीट नहीं करना चाहता, जिससे उसके दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है विनफर्ड के राय से पूछने के साथ कि क्या वो कंपटीशन छोड़ने के बारे में सीरियस है, और वो हाँ कहता है। वजह पूछने पर अपना हीरो उसे बता नहीं पाता। आहें भरते हुए वो इस बारे में बाद में बात करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे कंपटीशन को सुपरवाइज करना है, और राय को बताता है कि वो उसके फैसलों का सम्मान करेगा, चाहे वो जो भी हो, जिससे वो हैरान रह जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए राय सिल्विया और गैरी से मिलता है और वो दोनों सफाई देते हैं कि उनका चुपके से सुनने का इरादा नहीं था। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने सब कुछ सुना, और सिल्विया कहती है सिर्फ थोड़ा सा। गैरी बीच में आकर सच उगल देता है कि उन्होंने सब कुछ सुना। वो सच मान लेते हैं, जबकि अपना हीरो उन्हें यकीन दिलाता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
जब वो जा रहा होता है, गैरी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो उनका वादा तोड़ने जा रहा है और क्या उसकी बहन की मौत को ऐसे ही दबा दिया जाएगा, जैसे ये इम्पोर्टेंट ना हो। इससे सिल्विया को समझ आता है कि गैरी हाल ही में इतना स्ट्रेस्ड क्यों था। राय जवाब देता है कि वो ये कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वो एक इंसान थी और वो उसकी पहली दोस्त थी, और कहता है कि वो सच में उसके लिए बदला लेना चाहता है। सिल्विया इस बात की पुष्टि करती है कि वो जानती है कि रे शायद डरा हुआ महसूस कर रहा है और उसे दुख हो रहा है। उसका दिल उन लोगों के खिलाफ गुस्से से भरा है जिन्होंने उसके खिलाफ ग्रुप बनाया था, और उसे अपने दोस्तों और मासूम लोगों पर हमला करके बुरा महसूस हो रहा होगा। उसे सांत्वना देते हुए वो उसे बताती है कि इसमें से कुछ भी उसकी गलती नहीं है। वो बस उसे ये बताना चाहते हैं कि कोई भी उससे नाराज नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि कैसे कायल मार्था और सभी लोग उसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान के एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, और कैसे वो अगली बार उसे हराने के बारे में बहस कर रहे थे। गैरी उसके साथ सहमत होता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो जानता है कि राय के साथ अतीत में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके पास वो है और वो हमेशा उसकी फैमिली रहेंगे। सुनहरे बाल वाला लड़का अपने दोस्त के बारे में श्योर है और उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके साथ वो सब ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां मार्था उसे बताती है कि कंपेटिटर्स लगभग यहाँ हैं और उन्हें आने में काफी देर हो गई। राय और सिल्विया को एक साथ आते देख डैन बकवास करता है कि वो कंपटीशन देखने के बजाय एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन फिर वो देखता है कि गैरी पीछे थर्ड व्हीलिंग कर रहा है, जो इस बारे में खुश नहीं है। सिल्विया मार्था से पूछती है कि क्या कोई ध्यान देने लायक है, और वो जवाब देती है कि 3 साल वाले सभी काफी स्ट्रांग हैं और उनकी अपनी ताकत है। हैरी, जो एक शिष्ट योद्धा है और एकमात्र है जिसे पूरे समय चोट नहीं लगी। फिर जियो है, वो एक बड़ा आदमी है जो स्ट्रांग और विस्फोटक है, और वो पहले स्थान वाले जे से कम्पीट कर सकता है। सुमेर और मिज़रो पंखों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं और उनके पास एक दूसरे के साथ अच्छा समन्वय है, डिफ्लेक्ट करने और अटैक करने के लिए। और उसे लगता है कि स्लॉथ और बैजर के पास भी एक दूसरे के साथ उतना हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब वो दूसरे प्लेयर को ढूंढ रहे थे, राय ने मॉली को प्रैक्टिस करते देखा और वो उसके स्किल से प्रभावित हुआ क्योंकि वो टॉप 5 में थी। इसके साथ जजेस तीसरे साल के ब्रैकेट के 5 विजेताओं को बधाई देते हैं। अब मुख्य इवेंट शुरू होते हैं। विनफर्ट कंपटीशन के 2 राउंड के बाद परिणाम घोषित करता है, जिससे प्लेयर्स को छोटा करके अंतिम 20 तक लाया जाता है। दूसरे साल के प्रदर्शन की घोषणा करते समय, जो उम्मीद से बहुत बेहतर था, वो राय की तरफ देखता है, सोचता है कि क्या वो हिस्सा लेगा, और वो हाँ में सिर हिलाता है, जिससे वो मुस्कुराता है, और वो सबको कंपटीशन के लिए लागू किए गए नए नियमों के बारे में बताता है। स्क्रीन पर सबके नए मैचअप्स प्रदर्शित होते हैं। दूसरे साल वाले तीसरे साल वालों के खिलाफ हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ये उनके साथ अन्याय है, क्योंकि चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हो, उन्हें 1 साल कम ट्रेन किया गया है। ये दिखाया जाता है कि गैरी हैरी के खिलाफ है और उसे ये पसंद आता है, जबकि सिल्विया एकेडमी में सबसे स्ट्रांग जे ग्री के खिलाफ है, जिससे वो सोचती है कि क्या वो काबिल है। लेकिन जे सोचता है कि ये शर्म की बात है कि वो राय के खिलाफ नहीं है, और हैरी भी व्यक्त करता है कि वो उससे लड़ना चाहता है जब से वो और बड़ा हो गया है। जे को विश्वास दिलाता है कि उसे लाल बाल वाले लड़के से लड़ने का मौका मिलेगा। सिल्विया के भाई ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं और इसे शर्म की बात मानते हैं कि वो आज सबसे छोटी बहन का प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे। दूसरा कहता है कि वो अवान अक्सर नहीं आते, इसलिए उन्हें बहन को उन्हें घुमाने देना चाहिए। लेकिन मार्श, बड़ा भाई, बाद में जाने का सुझाव देता है क्योंकि उसे एल्डर्स से मिलना है। इसके बाद विनफर्ड सबको बताता है कि फाइनल्स एक दिन बाद होंगे और उन्हें तैयार रहना चाहिए क्योंकि कंटेस्टेंट्स को अपने हथियारों और उपकरणों पर सीमित नहीं होना चाहिए। दूसरे साल वाले जानते हैं कि उन्हें उपकरणों में भी तीसरे साल वालों के साथ कम्पीट करना है, और डैन बड़बड़ाता है कि ये उनके पक्ष में स्क्यूड होने वाला है, इसलिए उसके लिए कहना आसान है, जबकि इयन सोचता है कि उन्हें इसे अपनी एक स्पेशल ट्रेनिंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। तनाव में दिखते हुए मॉन्क इस बात को लेकर चिंतित है कि उसे मॉली के खिलाफ जाना है ताकि वो सुधार कर सके, हालांकि वो ब्लैक बेल्ट में उसकी सीनियर है। अपना हीरो जिरा के खिलाफ है, जो अभी तक दिखा नहीं है, और वो सोचता है कि ये ठीक है क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ते हुए ज्यादा आराम कर पाएगा जो दूसरे साल का नहीं है। जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, राय गैरी और दूसरों से पूछता है कि क्या वो वापस नहीं जा रहा, लेकिन गैरी उसे बताता है कि वो कुछ और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं।
उसे तेजी से ट्रेनिंग करते देख अपना हीरो जानता है कि ये फाइट वो है जिसे वो हार नहीं सकता, क्योंकि हैरी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने दोस्त के जीतने की उम्मीद करता है। कहानी राय और विनफ्रेड के बीच हुई बातचीत के फ्लैशबैक से आगे बढ़ती है। जो खुश है कि उसने अपना मन बदल लिया और राहत महसूस कर रहा है। वो कहता है कि ये कुछ नहीं है और ये बस इसलिए है क्योंकि उसके दोस्त उसके लिए झगड़ रहे थे। फिर वो विनफ्रेड से पूछता है कि क्या उसे कुछ और जानने की ज़रूरत है, जिस पर नाइट कहता है कि वो उसे ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन संक्षेप में खुलता है कि टॉप 10 विजेताओं को वर्ल्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट में अवान का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ये लाल बाल वाले लड़के को झटका देता है क्योंकि उसे याद है कि केवल 5 विजेता हैं, लेकिन विनफ्रेड का डर सच हो जाता है जब वो उसे बताता है कि इसका संबंध प्योर ब्लड गिल्ड से है और एल्डर्स इसकी घोषणा कंपटीशन के बाद करेंगे। वो नहीं चाहता कि राय कम से कम इस मौके को जाने दे, और अपना हीरो बात समझ जाता है। Blue team has scored for the first Watch time. out! Cover me. Cover me. Reloading. Watch out! Cover me. Reloading. I'm out. Need ammo. Cover me. Reloading. I'm out. Need ammo. Watch out! The red team is in the lead. Get in the car. Cover me. Reloading. Cover me. Watch out! Defend the mark. Watch out! Down. Cover me. Watch out!
The blue team doesn't Watch have out. a lot of time left. Be careful. We're losing the game. Get in the car. Cover me! Reloading! Watch out!